जय गुरु जी संगत जी। आज का ये सत्संग बेहद प्यारा है। इससे हमें ये पता चलेगा कि गुरु जी के कॉलेज में, उनकी कक्षा में दाखिला मिलना इतना आसान नहीं था। लास्ट सत्संग जो कमांडर अंकल की जर्नी है, जहाँ से हमने छोड़ा था, आज उसी के आगे से शुरू करते हैं। यहाँ से हम ये जानेंगे कि उनके स्वप्न में आने का क्या मतलब है, और गुरुजी के जो स्वप्न हैं, जो हमें स्वप्न में वो दिखते हैं, उसके आने का क्या मतलब है, और किस तरह से उनके कॉलेज में हमें एडमिशन मिलता है, और उनके स्वरूप मिलना कितना मुश्किल होता था उस वक्त। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सिर्फ गुरुजी की संगत हूँ और यही बने रहना चाहता हूँ। गुरुजी महाराज की उपस्थिति में होना ही इतना अद्भुत एहसास है। मुझे एम्पायर स्टेट जाते हुए 1 साल बीतने को था। तभी गुरुजी पंजाब चले गए। क्योंकि उस वक्त संगत आपस में बहुत कम बात करती थी, इसलिए मुझे इस बात का पता ही नहीं चला। मैं हर शनिवार को जाता, बंद गेट के सामने माथा टेकता और घर लौट आता। मार्च 2022 की एक रात को गुरुजी मेरे सपने में आए और बोले कि मुझे अभी मंदिर आने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने मुझसे यह भी कहा कि वो 14 अप्रैल को अम्पायर स्टेट लौटेंगे और मैं उस दिन ही आऊँ, उससे पहले नहीं। मैं अब एम्पायर स्टेट गुरुजी की दी हुई तारीख पर ही गया। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि गुरुजी के पंजाब से लौटने के बाद वो संगत का पहला दिन था। गुरुजी एक दिन पहले ही पंजाब से लौटे थे। मैं बहुत खुश था और उत्साहित भी, क्योंकि मेरा सपना सच हो गया था। गुरुजी के स्वप्न वास्तविक नहीं होते, वो तो बहुत ही सार्थक होते हैं। इस स्वप्न ने मुझे यह विश्वास दिलाया कि गुरुजी मुझ पर नज़र बनाए हुए हैं और अब मुझसे बात भी करने लगे हैं। घर लौटकर मैंने अपनी पत्नी को बताया कि जैसे गुरुजी ने कहा था, ठीक वैसे ही गुरुजी एम्पायर स्टेट में मौजूद थे। मैं बहुत दिल से चाहता था कि वो भी मेरे साथ गुरुजी के पास चले, और यह उम्मीद भी करता था कि समय आने पर गुरुजी स्वयं ऐसा कर देंगे। यह चमत्कार भी जल्द ही हुआ। एक सुबह लगभग 5 बजे मैंने उसको अपने पलंग के किनारे पर परेशान सा बैठा देखा। उसने मुझे बताया कि उसने घर में के अंदर किसी चोर को देखा है। मैंने उससे पूछा कि उसने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया। ऐसी बातें करते हुए हम दोनों पूरे घर में चोर ढूंढने लगे, लेकिन हमें कोई नहीं मिला। सारे दरवाजे बंद थे, जिन पर अंदर की तरफ से ताले लगे थे। यह बात तो साफ थी कि बाहर से कोई भी अंदर नहीं आया था। थोड़ा शांत होकर हम बातें करने लगे। मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि चोर कैसा दिखता था। उसने कहा कि वो एक गंजा आदमी था, जिसने एक राजसी चोला सा पहना था, और वो बड़ा ही खूबसूरत था। वो फ्रिज के पास अपने हाथों को छाती के सामने बांधकर खड़ा था और पूरे घर को मुस्कुराते हुए देख रहा था। सारी बत्तियां बंद थी, पर ऐसा लग रहा था कि वो स्वयं रोशनी भी दे रहा था। उसकी ये बातें सुनकर मैं अचंभित हो खुद से ही पूछ रहा था कि क्या गुरुजी महाराज हमारे घर पर पधारे थे। मैंने अपने मन की यह बात अपनी पत्नी को हाथ जोड़कर बताई। मुझे डर था कि कहीं वो मेरे गुरुजी के पास जाने का विरोध ना करने लगे, इसलिए मैंने उससे ये कहा कि मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, पर मुझे लगता है कि जिस खूबसूरत व्यक्ति को उसने देखा था वो मेरे गुरुजी थे। वो मेरी यह बात सुनकर चुप रही। उसकी चुप्पी ने मुझे हौसला दिया कि मैं अपनी बात पूरी कर सकूं। मैंने उससे कहा कि गुरुजी उसे आशीर्वाद देने आए थे और शायद गुरुजी अब चाहते हैं कि वो भी गुरुजी से मिलने आए। मैंने उससे विनती की कि वो केवल एक बार मेरे कहने पर मेरे साथ उनके दर्शन के लिए चले और उसके बाद खुद तय कर ले कि उसे दोबारा जाना है या नहीं। बड़ी हैरानी की बात थी, वो मान गई। मैं बहुत खुश हुआ कि आखिरकार अब मैं उसे अपने साथ गुरुजी से मिलने ले जा सकूंगा। अब तक मुझे लगता था जैसे मैं आधा अधूरा ही गुरुजी से मिलने जाता हूँ। अगले शनिवार को जैसे ही हम गुरुजी के दरबार में दाखिल हुए, मेरी पत्नी ने महाराज को देखा और धीरे से मुझसे कहा कि यह वही है जो उस दिन हमारे घर में घुस आए थे। हमने गुरुजी को प्रणाम किया, माथा टेका, और उसके बाद मैंने उसे कमरे में पीछे चलकर बैठने के लिए इशारा किया। इसके विपरीत उसने आगे ही बैठने का निर्णय लिया और धीरे से मुझे भी वैसा ही करने को कहा। मैंने उसे समझाने की थोड़ी सी कोशिश की कि हमें जितना हो सके वो उतना पीछे बैठना चाहिए, पर वो नहीं मानी।
हम गुरुजी के इतने पास थे कि वो हमारी बात सुन सकते थे, इसलिए मैंने बिना कुछ भी और बोले उसे वैसा करने दिया जैसा वो चाहती थी। वो गुरुजी के ठीक सामने बैठ गई और मैं कमरे के आखिर में रखे म्यूजिक सिस्टम के पास जाकर बैठ गया, जिस पर दिव्य शब्द चल रहे थे। उस जगह पर गुरुजी के बाद बंद कमरे से गुरुजी की गुलाब जैसी खुशबू भी आती थी, और मेरा वहां बैठने का एक यह भी कारण था। इधर घर पर अब मेरी पत्नी 4-5 दिन तक सो ही नहीं पाई। उसके जहन में हर वक्त गुरुजी की आंखें ही दिखती रही। गुरुजी की नज़र में बहुत शक्ति है, हमारे दिमाग की समझने और सोचने की क्षमता से कहीं ज़्यादा। अगले शनिवार उसने खुद मेरे साथ चलने की इच्छा व्यक्त की, और इस बार हमारे प्रणाम करने और माथा टेकने के बाद उसने धीरे से मुझसे कहा कि वो भी मेरे साथ कमरे के पीछे की तरफ ही बैठेगी। गुरुजी की नज़र की दिव्य ताकत को सहन करना आसान नहीं होता। मैंने कहा कि हम दोनों तो कमरे के पिछले हिस्से में बैठने के लिए ही बने थे, क्योंकि जो लोग गुरुजी के सामने बैठते थे वो तो शायद किसी और ही दुनिया से आए थे। कुछ समय बीतने पर मेरी पत्नी ने अपने लंबे बाल कटवाकर काफ़ी छोटे करवा दिए। हमारे अगली बार मंदिर जाने पर कई अन्य महिला भक्तों ने उससे कहा कि बाल कट जाने के कारण वो उसे पहचान ही नहीं पाई थी। अब मेरी पत्नी ने भी सोचा कि अगर वो इतना अलग दिख रही थी तो शायद गुरुजी भी उसको पहचान नहीं सकेंगे। बड़ी हिम्मत करके वो फिर से एक बार आगे बैठ गई। मैं हमेशा की तरह पीछे जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। वो गुरुजी के आसन के करीब करीब 3 मीटर की ही दूरी पर बैठी थी। वो जैसे ही बैठी, गुरुजी ने सिंगला अंकल को बुलाया और मेरी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए धीरे से कुछ कहा। सिंगला अंकल मेरी पत्नी के पास आए और बधाई देते हुए उसको बोले कि गुरुजी ने उसको सीधे ही अपने कॉलेज में दाखिला दे दिया है। दरअसल गुरुजी ने सिंगला अंकल को मेरी पत्नी से यह कहने के लिए कहा था कि गुरुजी जानते हैं कि ये छोटे बालों वाली आंटी असल में कमांडर आंटी ही हैं। मैंने एक बात और सीखी, और वो यह है कि गुरुजी का लंगर हमेशा पर्याप्त होता है। अक्सर जब एक ही थाली में 4 लोग खाते हैं तो हर एक के हिस्से में 2 रोटी ही आती थी। मुझे लगा कि 2 रोटी में मेरे लिए काफ़ी नहीं होंगी, तो एक शाम मैंने दर्शनों के लिए जाने से पहले कुछ खाकर जाने का सोचा। उस दिन गुरुजी ने इतनी मात्रा में लंगर दिया कि विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह हुआ क्या। हमेशा की तरह पूरी भरी थाली, उस पर पहाड़ जैसे रखे समोसे और साथ में 4 अलग अलग तरह के मीठे। ऊपर से जो थाली 4 लोग बांटकर खाते, वो केवल मुझे और मेरी पत्नी 2 जन को ही मिली। उस थाली में जितना हम घर पर 4 वक्त के खाने में खाना खाते उतना खाना था, जो हम दोनों को खत्म करना था। मेरी पत्नी ने उतना सा ही खाया जितना वो हमेशा खाती थी, और बाकी का सारा लंगर मुझ अकेले को खाना था, जो मैंने खाया भी। मेरे इतना सारा लंगर खाने से मैं और मेरी पत्नी दोनों ही हैरान थे कि इतना मैं कैसे खा पाया। लेकिन उस दिन एक बात समझ आ गई कि जो भी गुरुजी देते हैं वो हमेशा ही हमारे लिए काफ़ी से कुछ ज़्यादा ही होता है। धीरे धीरे हमने सब कुछ गुरुजी को सौंप दिया। उन्होंने भी हमारी सारी जिम्मेदारियों को स्वयं उठा लिया। जैसे जैसे हम समर्पण करते गए, वैसे वैसे गुरुजी हमारी ज़िंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में लेते गए। न सिर्फ हमारे भाग्य को, अपितु रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों को भी गुरुजी ने पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया। अब हमारी ज़िंदगी में बिना गुरुजी की आज्ञा के, बिना उनकी मंजूरी के, बिना उनके चाहे, बिना उनके किए कुछ भी नहीं होता। जिस क्षण से हम उनके संगत बने हैं, ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मेरे मन में गुरुजी से एक और चीज़ पाने की बड़ी इच्छा थी, और वो था गुरुजी का स्वरूप। संगत में के कुछ लोगों की तरह मैं भी महाराज की छोटी सी फोटो अपनी कमीज की जेब पर लगाना चाहता था। उन दिनों महाराज की तस्वीर इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। हम तस्वीर को खुद छपवाकर संगत में नहीं बांट सकते थे, जैसा आजकल होने लगा है। इसके लिए सख्त मनाही थी। ये तस्वीर संगत को गुरुजी या तो खुद देते थे या उनके आदेश पर उनके सेवक देते थे। संगत इन तस्वीरों को बड़े गर्व से संजो कर अपनी कमीज की ऊपर वाली जेब पर लगाती थी। संगत के लिए गुरुजी का स्वरूप स्वयं गुरुजी ही थे, इसलिए जब भी स्वरूप मिलता है ऐसा लगता है कि हम सच में गुरुजी को अपने साथ घर लेकर आए हैं। मैंने इस बारे में कर्नल चटर्जी से बात की। लंगर के वक्त मुझे और मेरी पत्नी को
उनके साथ बैठने का सौभाग्य मिला। चटर्जी अंकल जब से गुरुजी की शरण में आए तब से वह एक उच्च श्रेणी के भक्त रहे और साथ साथ वो सेना में मेरे वरिष्ठ अधिकारी भी थे। वो हमेशा गुरुजी का स्वरूप अपनी जेब पर लगाकर रखते। जब मैंने उनसे स्वरूप वाली अपने मन की बात कही तो उन्होंने मुझसे गुरुजी से स्वरूप मांगने की सलाह दी। मैंने उनसे बताया कि गुरुजी के सामने कुछ भी बोल सकने की मेरी हिम्मत नहीं थी। इस पर उन्होंने कहा कि मैं आंखें बंद करके प्रार्थना करूं। महाराज, मुझे आपका स्वरूप चाहिए। मुझे उनकी सलाह पर विश्वास नहीं आया, पर सोचा करके देख लेते हैं। मैंने चुपचाप से आंखें बंद की और गुरुजी से मन ही मन प्रार्थना की कि क्या मुझे भी स्वरूप मिल सकते हैं। मैं भी अपनी कमीज की जेब पर लगाना चाहता हूँ। लंगर के बाद हाथ जोड़कर हम घर जाने के लिए गुरुजी की आज्ञा लेने के लिए पंक्ति में खड़े हो गए। गुरुजी ने कुछ इशारा किया और एक सेवादार को उनके पास एक डिब्बा ले आए। जब मेरी बारी आई तब गुरुजी ने वो डिब्बा खोला, 4 स्वरूप गिने और मुझे दे दिए। उसके बाद डिब्बा बंद करके वापस भिजवा दिया। मुझे मेरे पूरे परिवार के लिए स्वरूप। इतनी जल्दी सुन ली गुरुजी ने मेरी प्रार्थना। एक लंबे समय तक मैं बड़े गर्व से वो स्वरूप अपनी जेब पर लगाता रहा। आज भी गुरुजी के आशीर्वाद के रूप में वह स्वरूप मेरे साथ ही रहते हैं। और हाँ, उन बेशकीमती पलों की एक यादगार भी है ये स्वरूप।